गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेसी केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 11, 12, बीएससी सबका बेसिक टॉपिक है। जैसे नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी तरह जो पीरियोडिक टेबल है, कल भी मैं बताया था कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से पढ़ना है तो हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, साथ ही पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस साइंटिस्ट ने बनाया था, तो सबको पता है वो कौन थे, मेंडलीव। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसको किसने बनाया था, मेंडलीव ने। ठीक है, बट क्या था, उसमें जो जितने एलिमेंट थे उसको सही तरीके से उसको अरेंज नहीं किया गया था, साथ ही उसमें कुछ क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, जैसे जो एटम्स थे उनको क्या क्या था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया गया, अरेंज किया गया था, जिससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकल रहे थे। ठीक है, इसी ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए जो मोस्ले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, मोस्ले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है, मोस्ले साइंटिस्ट के द्वारा। तो जो मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी खासियत क्या थी कि जो वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो मोस्ले ने जितने भी एलिमेंट थे, ठीक है, उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, और ये डिवाइड किस पे बेस्ड था, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में। जैसे जिस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आया उसको एस ऑर्बिटल में आया उसको एस ब्लॉक में रखा, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आया पी ऑर्बिटल उन्हें पी ब्लॉक में रखा, और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन डी में आया उसे डी में। इसी तरह उन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे सबको पता है इधर क्या होता है, एस ब्लॉक, बीच में क्या होता है, डी, इधर क्या होता है, पी, और नीचे क्या होता है आपका एफ ब्लॉक। एस में कितने ग्रुप होते हैं, 2, S1 एंड S2, इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 3 to 10 कौन हो गए, डी ब्लॉक वाले। ठीक है, उसी तरह 11 एंड 12 तक। ठीक है, ये कौन से वाले हो गए, डी वाले। और पी ब्लॉक कहाँ शुरू होंगे, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18। ठीक है, तो जितने भी 18 हो गए, 18 तक वो कौन से ग्रुप वाले हो गए, पी ब्लॉक वाले। तो जैसे हम देखते हैं कुछ का नाम देख लेते हैं। जैसे एस का देखो कहाँ शुरू होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, नाम सबको याद है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, क्या होता है उसके नीचे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या होता है, सीजियम। ठीक है, उसके बाद H2 में क्या आता है, क्या आता है आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, उसके बाद हम डी को नहीं देखते, सीधे कहाँ चल जाते हैं, पी में। ठीक है, तो पी में देखो क्या आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, 9, 10, 11, 12, ये क्या आएगा, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब देखो 14 में जाएंगे, 14 में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 कौन आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नेम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, 17 में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन। इसमें क्या आएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, अच्छा डी ब्लॉक का भी पढ़ना नहीं है हमको, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर भी हम क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे एडियम, ट्रियम,
स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, ऑफनियम, नवोबियम, एंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। फिर क्या आता है? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, एजी है, गोल्ड, जिंक, कैडमियम है, मरकरी। ठीक है, तो ये अपना क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्या क्या उनकी क्या खासियत है, वो कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। इधर एस हो गया, ये क्या हो गया? डी। जितने भी डी एलिमेंट हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जगह नहीं लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ? इधर के एलिमेंट को अभी के लिए डी ब्लॉक पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पहले एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, S1 एंड S2। ठीक है, अब देखो इनका एटॉमिक नंबर आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? लिथियम कितना होता है? 3। इसका 11। ठीक है, अब 11 में तुमको पोटेशियम निकालना है, तो कितना जोड़ दो तुम? 8 जोड़ दो, कितना होगा? 19। अब 19 में तुम 18 जोड़ दोगे, 19 में 18 जोड़ दोगे, कितना आएगा? 9 और 8 7 1 2 एंड 3। ऐसे तुम क्या दे दो? 32 जोड़ दो, कितना आएगा? सीजियम कितना आएगा? 69। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में बढ़ता है? किसी भी अपर एलिमेंट का अगर तुमको एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, तो तुम नीचे जितने जितने जो जिनका साइज बड़ा है, ठीक है, या फिर जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उनका भी इजीली याद कर सकते हो। जैसे क्या 5, इसका कितना हो गया? 30। ठीक है, अब 30 में क्या करो तुम? 30 में तुम 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 31। अब 31 में फिर से 18 जोड़ो, कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ो? 49 में तुम कितना जोड़ दो? 32। कितना होगा? 81। ठीक है, तो बोलने का सेंस क्या है? जितने जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में जितने जो एलिमेंट है वो किस ऑर्डर में बढ़ते हैं? देखो यहाँ कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 8। इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? 18। इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस? 18। और इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस? 2 18 18 32। ठीक है, तो तुम किसी का भी क्या कर सकते हो? अगर एटॉमिक नंबर तुमको याद नहीं है नीचे वाले एलिमेंट का, तो तुम क्या कर सकते हो? इसको ऐड करके किसी भी हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम का भी एटॉमिक नंबर इजीली क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है कि दे देता है कि विच इज मैजिक नंबर। ठीक है, तो 2 भी होता है, 2 8 18 18 32, ये क्या कहलाता है? मैजिक नंबर। तो ये तो था जितने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर हम कैसे जल्दी से क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की ओर। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको क्या बोला जाता है? सबको पता है, इनको क्या बोला जाता है? बेसिक मेटल्स।
क्या बोला जाता है, बेसिक मेटल। जो S1 है इसको क्या बोला जाता है, बेसिक मेटल। S2 को भी बेसिक मेटल है ये भी, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, बेसिक अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल भी बोला जाता है, इसको एल्कालाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि इनको बेसिक मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बेसिक मेटल्स क्यों बोला जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये सबको पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है या फिर बेसिक मेटल, ठीक है, तो एसिड और बेस का डेफिनेशन, जैसे एसिड और बेस का डेफिनेशन मैं इसी क्लास में बताया हूँ, 2 क्लास पहले मेरे लिंक में जाकर देख सकते हैं। एसिड और बेस, एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में एक पूरा लेक्चर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो बेस के लिए जो लेविस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, ऐसा कंपाउंड जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस। ठीक है, अब इन एलिमेंट को, एस ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक मेटल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस ये क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, तभी तो हम इसको बेसिक मेटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जितने एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिस एलिमेंट आर कॉल्ड बेसिक मेटल। ठीक है, जैसे तुमने हमेशा देखा होगा कि हाइड्रोजन में क्या होता है, प्लस चार्ज, लिथियम में भी हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज लगा रहता है, पोटेशियम में भी प्लस चार्ज, रुबिडियम में भी, बेरिलियम में भी हमेशा क्या होगा, प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज क्यों लगा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया है, डोनेट किया है। क्योंकि पता है तुमको कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज लगता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसमें कौन सा चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जितने भी एलिमेंट है, तुमने सोडियम को हमेशा देखा होगा Na+ फॉर्म में, मैग्नीशियम को देखा होगा में 2+ फॉर्म में, सोडियम में सिंगल प्लस क्यों होता है, क्योंकि क्या करता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जबकि मैग्नीशियम, ठीक है, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए अपने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इसलिए मैग्नीशियम में हमेशा क्या होगा, 2+ चार्ज। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही ग्रुप क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बेसिक मेटल। क्लियर है। अब देखो यहाँ एक और वर्ड जुड़ गया है, बेसिक अर्थ मेटल। क्या जुड़ गया है, बेसिक अर्थ मेटल या एल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसको अर्थ मेटल क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये इन क्रस्ट या इन अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ तो ये जमीन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर। ठीक है, इसके लिए इसलिए जो H2 ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये बेसिक तो है, साथ में अर्थ में मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिक अर्थ मेटल्स। क्लियर है। यहाँ देखो इसका अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शन देखें, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन देखें, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम के बारे में, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, सोडियम पोटेशियम आयंस कंसंट्रेशन, ये हमारे बॉडी में आयन सर्कुलेशन, ठीक है, के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग H2 ब्लॉक में, जैसे तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम के हमें बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा बोन्स है, ठीक है, हमारा जो बोन्स है या फिर जो हमारा टीथ है, ठीक है, वो सबका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, कैल्शियम के थ्रू, मैग्नीशियम के थ्रू। तो ये सब इसका क्या है, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। डी, मैंने पहले बोला कि डी ब्लॉक के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 to 18। ठीक है, पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 to 18, मतलब बोरॉन फैमिली से लेके ग्रुप 18 एलिमेंट तक। तो ये जो ग्रुप 13 है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, बोरॉन फैमिली एलिमेंट बोल देते हैं।
ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। ग्रुप 13 को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमको सबको पता है कि ये क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे बोरॉन के बारे में पढ़े होगे, एटॉमिक नंबर कितना, 2 और 3। ठीक है, इसमें इसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्रुप 14 की ओर, कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को क्या बोला जाता है, कार्बन फैमिली। कार्बन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे जनरली बोल देते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली। इसमें क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या हो गया, लेड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली। ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं जो भी जितने भी ये जो नाइट्रोजन ग्रुप हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जो ग्रुप 15 है इसको क्या बोला जाता है, निकोजन्स भी बोला जाता है। निकोजन, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है उनको निकोजन्स एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, पिनिकोजन्स क्या है, अगर तुम पढ़े हो तो ये ग्रीक वर्ड इससे मिलकर बना है, पिनिको। ठीक है, पिनिकोजन क्या है, पिनिकोजन मीन्स सफोकेशन। सफोकेशन। ठीक है, तो ये सफोकेशन वर्ड कहाँ से आया है, जैसे नाइट्रोजन, ये तो पता है कि जो हमारे नेचर में जो नाइट्रोजन गैस है उसका परसेंट कितना है, 78%। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%। तो देखो ऑक्सीजन की कंपेयर में नाइट्रोजन का परसेंट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे नेचर में जो नाइट्रोजन गैस का परसेंट ऑक्सीजन गैस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप महसूस करो, अगर किसी रूम में नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाए, नाइट्रोजन गैस का, और ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमें क्या होगा, जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगा, सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, हमारा दम घुटने लगेगा, हमको क्या होने लगेगा, सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये सफोकेशन वर्ड यहीं से आया है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पिनिकोजन्स ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, पिनिकोजन्स ग्रुप। अब देखो ये ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सिनेलियम, टेलेरियम और प्लोनियम। ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट, इनको क्या बोला जाता है, इनके लिए भी ऑक्सीजन फैमिली तो बोलते हैं। ठीक है, साथ में इनके लिए एक नया वर्ड यूज किया जाता है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप 7 क्या बोला जाता है, चैल्कोजेंस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, चैल्कोजेंस एलिमेंट। चैल्कोजेंस वर्ड कहाँ से आया, तो सैल्को, ये भी एक ग्रीक वर्ड मीनिंग क्या है, चैल्को। ठीक है, चैल्को मीन्स क्या होता है, और फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट है वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा और फॉर्मेशन में यूज होते हैं, या और का फॉर्मेशन, और मतलब ऐश। ठीक है, ऐश बनाने में यूज होते हैं, या ऐश ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, इसलिए इनको इस पूरे ग्रुप्स का नाम ही क्या बोला जाता है, चैल्कोजेंस ग्रुप। जैसे ऑक्सीजन क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो लोहे के या आयरन के बहुत सारे जो ऐश है या और फॉर्मेशन ऑफ ऐश। ठीक है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, आयरन पैराइट, ये सभी क्या हैं, और हैं जो किसके थ्रू बन रहे हैं, ऑक्सीजन के थ्रू। जैसे हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और बहुत सारे आयरन पैराइट FeS2। ठीक है, तो ये सब किसके हैं, आयरन के और। ठीक है, उसी तरह कुछ और हम इसके भी देख लेते हैं, सल्फर के, जैसे PbS। ठीक है, PbS लेड सल्फाइड, लेड का, और इसको क्या बोला जाता है, गैलेना।
ठीक है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है, फॉर्मूला ऑफ गैलेना, फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, आयरन पैराइड, ये सब। ठीक है, गैलेना HGS, इसको क्या बोला जाता है, सिनेबार, गैलेना हो गया, सिनेबार। तो ये सभी क्या है, सल्फर के कुछ क्या है, और उसी तरह सिल्वर अर्जेंटाइट, सिल्वर पैराइड, ये क्या हो गया, ग्रुप 16 एलिमेंट के और। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चैल्कोजेंस ग्रुप। अब ग्रुप से 17 की वजह, ग्रुप 17 बहुत ही प्यारा ग्रुप है, जिसमें कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो जो ग्रुप 17 ग्रुप हैं, इसको तो सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, इनको क्या बोला जाता है, हाइलोजेंस। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, हाइलोजेंस एलिमेंट। हाइलोजेंस वर्ड कहाँ से, ये भी क्या है, हेलो वर्ड। हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सॉल्ट में। जैसे ग्रुप 16 और फॉर्मेशन करते हैं, तो ग्रुप 17 एलिमेंट क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रुप 17 एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलोजेंस एलिमेंट। जैसे देखो क्लोरीन क्या बनाता है, NaCl, वो भी क्या है, सॉल्ट, नमक। ठीक है, तो इसी तरह ग्रुप 17 एलिमेंट और भी बहुत सारे सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होगा कि वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा कि जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हम लोग कितना मानते हैं, 4.0। फ्लोरीन कितना है, 4.0। और सेकंड नंबर में कौन आता है, ऑक्सीजन। फिर क्या आते हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, 3.5, 3.0, 3.0। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर में कौन आता है, क्लोरीन। तो ग्रुप 17 एलिमेंट सब के सब क्या होते हैं, वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट की ओर। ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स ये तो सबको पता है, इसको हम आसानी से जानते हैं कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट हैं वो क्या है, न्यूट्रल गैस, उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, मोनोएटॉमिक गैस, गैस। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी सबको पता है कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट है उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसीलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलाते हैं, इनर्ट गैस, न्यूट्रल गैस बोल देते हैं। नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए या तो उसको टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें, प्रेशर दें, या फिर कोई बाहर से क्या लगा दे, कैटलिस्ट लगा दे, जिससे कोई इनर्ट कंपाउंड भी क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप 18 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जिसमें हम बाहर से कोई भी फैक्टर अप्लाई करें, चाहे उसमें हम टेम्परेचर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें, या फिर कैटलिस्ट, फिर भी ये अपना जो नेचर होता है, न्यूट्रल नेचर, उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, और न्यूट्रल ही क्या होते हैं, बने रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, नोबल गैस। जैसे हम जो महात्मा गांधी, उसको क्या बोला जाता है, नोबल पुरुष बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जीवन भर
सत्य ही बोले, सत्य अहिंसा का उनको पुजारी ही माना जाता है। मतलब उनके लाइफ में जितने भी कंडीशन आ गए, ठीक है, जितने भी ऑड कंडीशन आ गए, अपोजिट कंडीशन आ गए, लेकिन भी उन्होंने जो अपना सच बोलने का जो उनकी सोच थी उनको कभी चेंज नहीं किया। उसी तरह जो न्यूट्रल गैस होते हैं कभी भी कितने भी अपोजिट कंडीशन उनके लिए अप्लाई करें, हम कितना भी टेम्परेचर लगाएं, प्रेशर लगाएं, फिर भी वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। इसलिए ये नोबल वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने अभी क्या बोला कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट हैं वो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो जीनोन है, ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि जो बार्थले साइंटिस्ट थे, सुने हो कि बार्थले जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, एक प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जीनोन का क्या किए, कंपाउंड बनाया, ठीक है, जीनोन का जो कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड का क्या नाम था, जीनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड HCPTF6, ठीक है। इसी कंपाउंड की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला गया था। फिर बाद में जैसे ही एक कंपाउंड इन्वेंट हुआ उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड आज हम पढ़ते हैं, जैसे HCO3, HCO4, HCF6, HCF2। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे जीनोम के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, ग्रुप 18 एलिमेंट में ओनली एंड ओनली जीनोम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा क्या देखें, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखें कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें एलिमेंट को कैसे रखा गया है। तो आज हम इतने ही देखते हैं। कल हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, अप टू डाउन क्या, किस एटम का साइज किससे ज़्यादा बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। उसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसे पीरियोडिक चेंज होगा, अप टू डाउन में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने, और क्या क्या इसमें एक्सेप्शनल केस है, सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसी तरह हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कैसे चेंजेस होगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अच्छा, लास्ट लेक्चर में बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दिया, उसके लिए सबका आंसर सही था, उसके लिए सबको थैंक। और इसी तरह मेरे चैनल से आप जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।